हेलो बच्चों, जय हिंद। तो बच्चों आज हम लोग मैट्रिक्स का जो सीरीज कर रहे हैं उसमें लेक्चर नंबर 3 रिकॉर्ड करेंगे और इसमें हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से आगे की बात करेंगे। आपको याद होगा, थोड़ा सा इसको मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इम्पॉर्टेंट है। सपोज़ कर लीजिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, इस तरीके से लिखा हुआ है A11 A12 A21 A22। एक मैट्रिक्स आपको ये लिखा है, एक मैट्रिक्स आपको ये लिखा हुआ है B11 B12 B13 B21 B22 और B23। आपको याद होगा कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए ऑर्डर का बहुत बड़ा रोल है। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होगा तो ही मल्टीप्लाई होगा, और जो रिज़ल्ट आएगा उसका ऑर्डर फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम होगा। ये बात कल हमारी आपकी हो गई है। तो चलिए करते हैं, हम इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। आपको याद आ रहा होगा A11 B11 प्लस A12 और B21, ये इस तरह चलता है और ये इस तरह चलता है। इसी तरह सेकंड को करेंगे A11 B13 प्लस A12 B नॉट 13 B, ऐसे चले और इसमें ऐसे चले A11 B12 हुआ और A12 और B22 हुआ। और फिर इसी रो को हम इस वाले कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे और वो यहाँ लिखेंगे। सिमिलरली इस रो से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे। इसी रो से हम इसको करेंगे, यहाँ लिखेंगे। और इसी रो से हम इसको करेंगे और ऐड करके यहाँ लिखेंगे। तो एक नई मैट्रिक्स बनेगी। कल इस पर बात हो गई, इसलिए ज़्यादा टाइम इस पर नहीं देना है, बट आप ये देख लेना क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बिना कुछ होने वाला नहीं है मैट्रिक्स में। आज हम उस पर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए जो यहाँ पर एक क्वेश्चन इस तरीके से, ये CBSE का क्वेश्चन है और बहुत बार आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। दिस इज CBSE क्वेश्चन और कई बार आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को अभी से ही शॉर्ट लिस्टेड रख लीजिए, उसको कलेक्ट कर लीजिए। ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए आपने देखा कि यहाँ पर एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1 क्रॉस 3 है, यहाँ पर एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, और यहाँ पर एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1 है। तो हम सीक्वेंस में चलेंगे, हम पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि ये 3 एलिमिनेट होगा, जो बचेगा वो देखते हैं। इसमें हमें ऐसे चलना है और इसमें हमें इस तरह चलना है। तो ये 2 और x को 0 से करोगे तो 0, 2 को 0 से करोगे 0, फिर 1 को मैंने 3 से किया तो 3, x को 4 से करा तो 4x और 2 को 3 से करा तो 6, और फिर मैं 1 से 1 को करूँगा तो 1 आएगा, x को 2 से करूँगा तो 2x आएगा, और 2 को 2 से करूँगा तो 4 आएगा। ये हो गया। यहाँ पर एक और मैट्रिक्स है x1 -1। आप देख रहे हो कि इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 3 है और इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1 है और ये इक्वल टू 0 है। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला 3 ये वाला 3 एलिमिनेट हो जाएगा। जो मैट्रिक्स बनेगी 1 क्रॉस 1 की बनेगी। देख लीजिए क्या बनेगी। 2 को आपने 1 से करा तो 2 हुआ, 2 को x से करा। यहाँ पर आप देखिए ये हो जाएगा 9 + 4x और यहाँ -5 और -2x, और ये सब के सब एक एलिमेंट हैं और ये इक्वल टू 0 है। सॉल्व करेंगे तो देखिए ये वाला इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पर बच्चों 4x बचा और यहाँ पर +4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू -1 आ जाएगी। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। सिंपल होने के साथ इम्पॉर्टेंट है, जिसको आपको फोकस करना है। अब देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे फर्स्ट आप ये समझ लीजिए कि कोई भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आप यहाँ पर लेट कर लीजिए कि A, B एंड C बी एनी 3 मैट्रिक्स,
कोई भी 3 मैट्रिक्स हैं, ठीक है, डिफरेंट आर्डर के हैं, लेकिन मैट्रिक्स विच आर कन्फर्मेबल। कन्फर्मेबल का मतलब आपको पता है कि वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है, तभी हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ये है बच्चों कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कभी कम्यूट नहीं करता है, तो फर्स्ट थिंग। सेकंड ये है कि अगर कभी आपने एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करा बी से और रिजल्ट 0 आ गया, तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ए 0 होगा या बी 0 होगा या दोनों होंगे, ये मतलब नहीं है इसका, ठीक है, कभी आप ये ना समझिएगा, ठीक है। हाँ, एक बात ये ध्यान में रखने वाली है कि जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। वो कैसा है? वो एसोसिएटिव है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है। एक बात और आपको यहाँ याद रखनी है, वो ये है कि अगर कभी आपको 2 मैट्रिक्स ऐड होके मिले और एक बाहर मल्टीप्लाई है, तो वो ए डॉट बी और प्लस ए डॉट सी होगा। इसका ऑर्डर ध्यान रखिएगा, ये लेफ्ट से आया है तो लेफ्ट में ही रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर कभी ए प्लस बी यहाँ लिखा है और एक सी यहाँ बाहर लिखा है, तो वो ए सी होगा और प्लस बी सी होगा। ये इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है एग्जाम्पल फॉर्म में, व्हाट शैल आई मल्टीप्लाई विद द मैट्रिक्स टू गेट द ओरिजिनल मैट्रिक्स। ठीक है, किसी मैट्रिक्स को हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि हमें वही ओरिजिनल मैट्रिक्स मिले। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको कोई मैट्रिक्स है, बी अ गिवन मैट्रिक्स, कोई भी ये गिवन मैट्रिक्स है अगर, तो किसी को भी अगर हम मैट्रिक्स, किसी को भी अगर हम आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो वो रिजल्ट नहीं बदलता है, तो वो रिजल्ट सेम रहेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। इसका मतलब है कि आई से मल्टीप्लाई करने पर हमारा मैट्रिक्स जो है वही रहेगा। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। और ये जिस भी ऑर्डर में आपसे पूछें वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। जैसे मान लीजिए किसी ने I2 लिख दिया, इसका मतलब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। किसी ने क्यूब के बारे में बात कर दी तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 और 1 ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल छोटा सा एग्जाम्पल था। अब देखिए यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड ही एग्जाम्पल है, इसको समझेंगे हम लोग। क्या लिखा है बच्चों कि एक मैट्रिक्स ए है सच दैट जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रिजल्ट आता है। तो आपको बताना है कि ये मैट्रिक्स क्या होगा। आप पहले थोड़ा सा समझिए यहाँ पर, जैसे ये समझिए कि ये जो मैट्रिक्स आप देख रहे हैं उसका ऑर्डर 3×2 है। इसके ऑर्डर के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे दिख रहा है 3×2। तो इसका ऑर्डर कैसा होना चाहिए? इसका ऑर्डर होना चाहिए बच्चों 2×2 का ऑर्डर होना चाहिए इसका, क्योंकि अगर इसका ऑर्डर 2×2 का नहीं हुआ तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, आप जानते ही हैं। इसका ऑर्डर 2×2 का जब होगा तब ये वाला 2 और ये वाला 2 एलिमिनेट हो जाएगा, 3×2 का एक मैट्रिक्स मिलेगा। तो अब यहाँ से ये बात समझ में आ गई। तो आप लेट कर लीजिए कि एक कोई भी एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसका ऑर्डर 2×2 है, मतलब उसमें 2 रो और 2 कॉलम। ये आपने लेट कर लिया और यही आपको बताना है। अब आप देखिए कि अगर आप इसको इस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम सोचें तो 2 - 1 1 0 और 3 4 है। और यहाँ पर आप देखोगे तो x है, y है, z है, w है। और यहाँ पर वैल्यू आपको लिखी हुई है -1 -8
1 माइनस 2 और 9 और 22 मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया। आप देखिए 2 को आप यहाँ चलेंगे, 2 को आपने x से कर दिया तो ये हो गया 2x माइनस जेड, फिर 2 को आपने y से कर दिया तो 2y माइनस w, फिर आपने 1 को x से कर दिया तो x ही आएगा क्योंकि z 0 हो जाएगा, फिर आपने 1 को y से कर दिया तो y ही आएगा क्योंकि z 0 हो जाएगा, ओमेगा 0 हो जाएगा, फिर आप 3 को x से करते हैं तो 3x प्लस 4z और 3y प्लस 4w। यहाँ पर एक मैट्रिक्स है जो इसके इक्वल है और वो क्या है, -1 माइनस 8 1 माइनस 2 9 और 22। ठीक है, अब देखिए सब कुछ क्लियर है। अगर हम इसको समझ रहे हैं कि अगर कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो क्या क्या होगा, ये वाला x अपने करस्पॉन्डिंग के इक्वल होगा, x की वैल्यू हमको मिल गई, डिब्बा पैक। 2x माइनस जेड माइनस 1 के इक्वल है, 2x माइनस जेड इज इक्वल टू -1, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू जेड, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 3, दूसरा डिब्बा पैक। यहाँ देख लीजिए y इक्वल टू सीधा सीधा -2 है, और जब आपको y भी मिल गया तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं, या यहाँ कर लीजिए 3y लिख देता हूँ प्लस 4w लिख देता हूँ इक्वल टू 22 है, y की वैल्यू -2 है तो ये -6 हो जाएगा, तो 4w इक्वल टू 22 और प्लस 6 इसका मतलब 28, तो w इक्वल टू 7 हो जाएगा। सारे आंसर आ गए, x की वैल्यू 1 हो गई, y की वैल्यू हो गई -2, z 3 हो गया और w 7 हो गया। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई क्वेश्चन है, इसी तरह से बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। देखिए कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, उस पर कोई पावर n हमने लगाई, तो ये एक्सपोनेंट का जो नियम था वैसे ये भी चल रहा है, n टाइम तक चलेगा, वेयर n बिलोंग्स टू दिस। थोड़े और रिजल्ट हैं, ये देखिए एक्सपोनेंट का रूल है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ये लिखा है। ये बात याद रखिएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कितनी भी पावर कर लें, आइडेंटिटी का कुछ भी करें वो आइडेंटिटी ही रहेगा, ये उसकी प्रॉपर्टी है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है बच्चों? इसमें कोई इफ बट नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं, स्पेशल स्क्वायर मैट्रिसेस। ये जितनी हम बात करने जा रहे हैं ये सब स्पेशल हैं और सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, इसलिए इनको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ठीक है, देखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब कि रो एंड कॉलम विल सेम, वो सेम होंगे दोनों। तो यहाँ पर रो कॉलम सेम होने वाले हैं, बाकी चीज़ें भी हम देख लें, जैसे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। इसका मतलब ये है कि अगर हमने कहा कि हमारे पास एक कोई भी मैट्रिक्स है, बी एनी, कोई भी मैट्रिक्स है, बी एनी मैट्रिक्स, ठीक है, और अगर ऐसा हुआ बी एनी, और यहाँ ध्यान रखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर ए स्क्वायर की वैल्यू ए के ही इक्वल आती है, अगर ए स्क्वायर की वैल्यू ए के ही इक्वल आती है तो देन दिस इम्प्लाइज ए इज कॉल्ड, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेम्पोटेंट बोलेंगे, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। बात इतनी समझ में आ रही है? उसको हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। सिमिलरली, अभी हम एग्जाम्पल पीछे है, अभी और बताऊंगा मैं। सिमिलरली नीलपोटेंट मैट्रिक्स का मतलब होता है कि आपने सपोज कर लिया कि ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, इफ कोई एक नंबर ऐसा मिले a पावर m इज इक्वल टू 0, देन
ये कोई भी इंटीजर होगा, ये इंटीजर होगा, देन ए इज सेड टू बी निलपोटेंट, उसको हम लोग निलपोटेंट कहेंगे अगर क्या हो जाए, इफ निलपोटेंट, वो तो मैं बता दिया आपको। हाँ, यहाँ पर एक वर्ड और यूज़ करना है, ऑफ ऑर्डर एम, उसका ऑर्डर एम होगा। तो आइडम्पोटेंट का मतलब ए का स्क्वायर ए ही आएगा, निलपोटेंट का मतलब ए की कोई एक इंटीजर पावर ऐसी मिलेगी जिसका टोटल रिजल्ट जीरो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी में एक और है, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स का मतलब आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ भी काम करेगा, ए बी एनी मैट्रिक्स, बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, ऑफ ऑर्डर एन, इफ ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, दिस implies A is called involutory matrix। तो उसको हम इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स कहेंगे। बात इतनी समझ में आ रही है? तो एक है ए स्क्वायर की वैल्यू ए आ रही है, आइडम्पोटेंट। एक है ए की कोई पावर होगी, उसकी वैल्यू ज़ीरो आने लगेगी, तो उसको निलपोटेंट कहेंगे। और एक है ए स्क्वायर की वैल्यू आइडेंटिटी आने लगेगी, तो उसको इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स कहेंगे। ये डिब्बा पैक कर लो, ये काम आता रहेगा। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, सो दैट मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट, मतलब आपको ये शो करना है। तो वो शो करने का मतलब है कि आपने ए स्क्वायर लिखा तो मैट्रिक्स को दो बार आपने लिख दिया, -2 3 -2 और -4 और 4 और -3, यहाँ पर भी आपने लिख दिया 2 -1 1 -2 3 और -2 और -4 4 और -3। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। आपको पता है डायरेक्ट करेंगे। देखिए 2 को आपने 2 से करा तो 4 हुआ, -2 को -2 से करा तो फिर से 2 हुआ, और -4 को -1 से करा तो आपको -4 मिला। तो टोटल यहाँ 2 मिलेगा, यही वाला। फिर आप यहाँ आते हैं तो -4 -6 और +8, तो -4 -6 -10 हुआ, और +8 का मतलब -2। फिर आप यहाँ आते हैं तो आपने इससे जब इसको मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर -4 है तो -8, और यहाँ जब आपने करा तो -8 फिर से आ गया, और -4 3 जा 12 प्लस हो गया तो 12, -16 और +12 का मतलब -4। अब इस पर देखिए -1 से 2 को करा तो -2 -3 और 4, तो -1 बच गया। -1 से आपने इसको करा तो -2 9 और -8, तो -2 और -8 -10 हो गया। ठीक है, बहुत आराम से समझने की ज़रूरत है, जल्दबाजी नहीं करनी है। देखिए आपने -1 से इसको करा तो ये 2 हुआ, ये 9 11 हो गया, और 4 2 जा 8, तो 11 में से 8 माइनस करूँगा तो 3 बचेगा। -1 को -4 से करें तो 4, और 4 3 जा 12 और -12, तो सब मिलाकर यहाँ 4 आएगा। इसी तरह लास्ट वाले को करेंगे तो 1 -2 और -3 आएगा। आप देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू ए के इक्वल आ गई, दिस इम्प्लाइज ए इज़ कौन सा मैट्रिक्स है, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है। बच्चों ये बात समझ में आ रही है, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है ए। अब इसी तरह आगे बढ़िए। देखिए उन्होंने ये कहा है कि निलपोटेंट है। आपको पता है कि कोई ना कोई तो एम ऐसा आएगा, कोई ना कोई तो होगा जिसको लेकर ये रिजल्ट आएगा। एम को हमको ढूंढना है, तो मैं पहले इसको स्क्वायर करूँगा। तो जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो यही नंबर मैं 2 बार लिखूँगा, -2, और यहाँ 1 2 -1 और 3 6 और -3, और इसी के साथ एक और नंबर लिख दूँगा 1 5 -2 1 2 -1 और 3 और 6 और -3। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 1 को 1 से करें तो 1 आया, 1 को 5 से करें तो 5 आया। देखो ऐसे इससे करें तो 1 प्लस 1 को इससे करें तो 5 प्लस
3 को इससे करें तो -6। ठीक है, अब यही यहाँ चलेगा 1 + 2 - 3, 3 + 6 और -9। ठीक है, समझते रहिएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़िए, अब इससे करिए 5 + 10 - 12, फिर चलिए 5 + 4 - 6, फिर चलिए 15 + 12 - 18, फिर यहाँ पर आ जाइए -2 -5 और +6, यहाँ आ जाइए -2 -2 और +3, यहाँ आ जाइए -6 और +9। इसको पूरा सॉल्व करिए, आप देखिए क्या मिलेगा। यहाँ से रिजल्ट आपको मिलने वाला है 0 0 0, पहले मिल गया। अब दूसरी बार जब आप करेंगे तो 15 में से 12 निकाल देंगे तो 3 बचेगा, 9 में से 6 निकाल देंगे तो 3 बचेगा, और 15 और 12 मिलकर 27 में से 18 निकाल देंगे तो 9 बचेगा। अब यहाँ आप आ जाएंगे तो -1 बचेगा, यहाँ पर भी -1 बचेगा, और यहाँ पर 12 में से 9 निकाल देंगे तो -3 बचेगा। इसको हम एक और बार मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों उसी a से, 1 5 -2 1 2 -1 और 3 और 6 और -3 से एक और बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। ये तो पूरा 0 हो गया। अब इस पे आ जाइए, इसको इससे सबसे 0 हो जाएगा। जब इसको यहाँ करें ऐसे 0, फिर इससे यहाँ करें तो ये 3 एलिमेंट तो आपके 0 हो गए। अब यहाँ आ जाइए तो ये 3 और ये 15 और ये 18, तो एक माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पर -2 है, तो -18 और +18 ये भी 0 आ गया। ये 3 ये 6 और -9 फिर से 0 आ गया, फिर ये 9, फिर ये 18 और फिर ये 27, तो फिर से 0 आ गया। अब यहाँ जी -1 -5 और +6 0, ये 0 0 आएगा। तो आप देख रहे हो कि स्क्वायर को फिर से मैंने किया तो मतलब मुझे क्यूब पर 0 मैट्रिक्स मिल गया। इसका मतलब ए इज़ क्या है, नील पोटेंट है। ए इज़ नील पोटेंट बच्चों, ये नील पोटेंट है और उसका ऑर्डर कितना है, उसका ऑर्डर 3 है। ए इज़ नील पोटेंट एंड ऑफ ऑर्डर 3। देखिए इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स का मतलब है कि इसका स्क्वायर आइडेंटिटी आना चाहिए, मतलब ये याद रखिएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी आना चाहिए। तो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, ज़्यादा इसमें कुछ हमें करना नहीं है। स्क्वायर उसका आइडेंटिटी आना चाहिए मीन्स, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा ए स्क्वायर और इसी को मैं 2 बार लिख दूँगा, -5 -8 0 3 5 0 1 2 और -1, और फिर मैंने इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, -5 -8 और 0 3 5 और 0, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 2 और -1। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 25, देखिए ऐसे चलिए 25 -24 तो कितना बचा 1, फिर यहाँ आइए 40 और फिर -40 तो 0, फिर यहाँ ये 0 0 और 0 1 हो गया। अब इसको देखिए -15 +15 और 0 तो 0 आ गया, फिर -24 +25 और 0, तो 25 में से 24 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, फिर ये भी 0 आएगा। यहाँ जाइए -5 + 6 -1 तो 0, यहाँ जाइए -8 + 10 और फिर -2 तो फिर से 0, यहाँ जाइए तो 0 0 और --+1। आप देखिए यही तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आपने नील पोटेंट को एग्जाम्पल से समझा दिया, इन्वोल्यूटरी को समझा दिया और आइडेंपोटेंट को भी समझा दिया। अब देखिए एक और टॉपिक इसमें बचता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक है, उसको देख लेते हैं हम लोग। सपोज कर लीजिए कि आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, लेट ए इज इक्वल टू A11 A12 A13 B1 B21, या ऐसे ही कर देते हैं A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो ए कोई भी मैट्रिक्स है, लेट ए इक्वल टू दिस। तो ट्रांसपोज का मतलब होता है, ट्रांसपोज ऑफ ए का मतलब पहले आप देख लीजिए, ट्रांसपोज ऑफ ए का मतलब होता है
मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाई इंटरचेंजिंग इट्स रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करके जो मैट्रिक्स बनेगी उसको हम ट्रांसपोज ए का बोलते हैं। डिनोट करते हैं इसको कैसे, डिनोटेड एज ए टी और कभी कभी ए डैश या ट्रांसपोज ऑफ ए भी बोलते हैं। अब सोचिए कि अगर आपको ए का ट्रांसपोज लिखना है तो आप क्या करेंगे, इसे चेंज कर देंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। तो इस तरह से हम ट्रांसपोज करेंगे और इसमें आगे बढ़ेंगे। कुछ इसकी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे आप लेट कर लीजिए कि ए और बी कोई भी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, बी एनी टू मैट्रिक्स, कोई भी दो मैट्रिक्स हैं बच्चों, तो ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे। कभी भी ध्यान दीजिएगा, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपको ए मिलेगा। अगर आपको कभी दो का सम या प्रोडक्ट डिफरेंस हो और आप उसका ट्रांसपोज करें तो वो ए पर भी जाएगा, प्लस माइनस के साथ बी पर भी जाएगा। अगर कभी आपको प्रोडक्ट का ट्रांसपोज करना हुआ तो सेकंड फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड हो जाएगा। अगर कभी किसी स्केलर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करना हो तो के आपको पता है कि ये बाहर आ जाएगा, इस पर कोई ट्रांसपोज नहीं होगा और ये ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो इस तरह ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की, जिस पर हम लोग फिर बात करेंगे। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है यहाँ पर, ठीक है बच्चों। हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। देखिए अब जैसे कि इन्होंने कहा कि एक ए और बी कोई भी दो मैट्रिक्स हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एक का ऑर्डर m क्रॉस n है, एक का ऑर्डर n क्रॉस m है, तो ये इसका ऑर्डर बताना है, ठीक है। आप देखिए कि अगर बी ए मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर m क्रॉस n है, और बी मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर n क्रॉस m है, तो जब भी मैं कभी ए ट्रांसपोज करूँगा तो मुझे ऑर्डर मिलेगा n क्रॉस m और बी ट्रांसपोज का ऑर्डर मुझे मिलेगा m क्रॉस n। अब यहाँ आ जाइए, लिखिए बी ट्रांसपोज मीन्स इसका ऑर्डर है बच्चा लोग m क्रॉस n, और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और फिर उसका ट्रांसपोज ऑर्डर बाद में देखेंगे। तो बी ट्रांसपोज का तो ऑर्डर हमें समझ में आया, और ये तो खुद में ए ही लिखा है तो उसका ऑर्डर तो पहले से इतना ही था। तो अब जो नया मैट्रिक्स बनेगा दोनों सेम ऑर्डर के हैं, देखो ये भी m क्रॉस n है, ये भी m क्रॉस n है, तो जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी बी टी ए टी की पावर टी, उसका भी ऑर्डर यही होगा m क्रॉस n। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? तो इस तरह से हमने आज ट्रांसपोज तक कवर किया है, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा टॉपिक नहीं बचे, उनको कंप्लीट करके फिर NCERT की एक्सरसाइज 1 बाई 1 सॉल्व करके फिर PYQ और फिर उसके आगे के क्वेश्चन पर हम आएंगे। ऑल राइट बच्चों, मिलते हैं। जय हिंद, थैंक यू।